Hey everyone, my name is Pushpa Garg and I welcome you all to Decode Commerce. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एफ और जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है। 34 चैप्टर्स होने वाले हैं सब्जेक्ट के अंदर, आपको पता है ना। और इतना बड़ा सब्जेक्ट को आप कैसे अपने आप बचे हुए 2 महीने के अंदर आप कैसे उसको कवर कर सकते हैं, कौन से चैप्टर पे हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं, कौन से चैप्टर पे हम कम टाइम दे सकते हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप इस चैप्टर को छोड़ दो, लेकिन मैं आपको जरूर ये बता सकता हूँ कि आपको किस चैप्टर पे ज्यादा टाइम देना है और किस चैप्टर पे थोड़ा सा कम टाइम देके भी काम चला सकते हो। ऐसे हवा में नहीं बोलने वाला हूँ। बेस्ड ऑन द पास्ट एनालिसिस जो पेपर का वेटेज रहा है, जिस स्ट्रैटेजी से मैं पढ़ा था। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप ये तो कह रहे हो सर, आपने ये तो बोल दिया कि 70 प्लस मार्क्स हम एफआर में कैसे लाएंगे, आप ये बता रहे हो कि आपके खुद के भी 70 प्लस मार्क्स आए थे। तो देखो, पहले मैं आपको इस चीज का देता हूँ प्रूफ। ये मेरा है रिजल्ट। मई 24 में मेरे एग्जाम्स थे, जिसमें मैंने अपना ग्रुप 1 दिया था और ग्रुप 1 क्लियर कर लिया था। ये मेरा सीआरओ नंबर, थोड़ा सा मैंने नंबर हाइड कर दिया है। पुष्पक गर्ग और सीए फाइनल एफआर के पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मेरे टाइम पे 4 पेपर होते थे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेरे इसमें है 100 में से 70 मार्क्स। अब तो मैं एलिजिबल हूं ना आपको ये बताने के लिए। चलो ठीक है। देखो, पहले आप ये समझो, 70 मार्क्स लाना, ये 70 मार्क्स का टारगेट बनाना, 70 प्लस 70 प्लस मार्क्स, इस ये इंपॉर्टेंट है। आपके होने वाले हैं 3 सब्जेक्ट। आउट ऑफ अगर 300 में से आपको जो पासिंग मार्क्स, ग्रुप 1 क्लियर करने के लिए आपको मार्क्स चाहिए 150 मार्क्स और मोर। अगर आप एफआर के अंदर 70 मार्क्स का टारगेट ले लेते हो ना, तो बचा कितना? 150 में से 70 के बाद 80 मार्क्स। 2 सब्जेक्ट, 40-40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट पासिंग, जो आपको पर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स चाहिए। तो आप ये देखो कि आपका पहला पेपर रहने वाला है एफआर का। और अगर आप इसमें अपनी स्ट्रैटेजी से इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर सको दैट यू आर टारगेटिंग 70 प्लस मार्क्स ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल सोचो आपको कितना हाई हो जाएगा कि अच्छा, ग्रुप 1 के पहले पेपर के अंदर तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर चुका हूँ। अब मैं और अच्छे से एक टेंशन फ्री होके मैं बाकी सब्जेक्ट में कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एग्रीगेट के लिए तो सिक्योर हो चुका हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे गो ऑन कर सकते हैं फॉर रिमेनिंग 2 मंथ्स। क्योंकि 2 मई को आपका फाइनल का एफआर का पेपर होने वाला है। एग्जैक्टली आपके पास 60 डेज बचे हैं अपने एफआर की पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं बताता हूँ कि कौन से चैप्टर्स को हम कम वेटेज दे सकते, कम वेटेज नहीं, कम टाइम दे सकते हैं, और कौन से चैप्टर को हम ज्यादा टाइम एलोकेट कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपके टोटल सिलेबस को बांटा है 3 कलर्स में। ग्रीन कलर, येलो कलर और पिंक कलर। ग्रीन को हम बोल सकते हैं ए कैटेगरी, इसको बोलते हैं बी कैटेगरी, और इसको बोल सकते हैं हम सी कैटेगरी। ठीक है, मैंने टोटल भी बता रखा है इसमें। तो देखो, आपका अगर मैं बात करूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमेशा ही हमेशा एफआर के अंदर यही रहने वाले हैं। दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम 109 भी बोल सकते हैं। वैसे इसके अंदर 2 इंडेक्स और भी होते हैं, 32 एंड 107 भी होते हैं इसमें। फिर आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 2 चैप्टर हो गए आपके। 115 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या है कि भाई कुछ नहीं पता, कई बार इसकी वेटेज 20 मार्क्स तक भी हो जाती है। मैं आपको दिखाऊं, मेरा मई 2022 का एग्जामिनेशन था। उसमें 14 मार्क्स का आ रखा था। नवंबर 2022 में ये 20 मार्क्स तक का भी पूछा गया था पेपर में। एक शेयर बेस्ड पेमेंट्स है 102। एक आपका रहने वाला लीसेस। लीसेस जब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एग्जामिनर इसको काफी बार पूछ रहा था और एक हाई वेटेज के लिए पूछ रहा था। जैसे आप देखेंगे तो शुरू में इसकी वेटेज क्या रहती थी? 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 12 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स। फिर कुछ टाइम के लिए, जैसे मेरे वाले अटेम्प्ट में इसको नहीं पूछा, फिर मई 23 में भी नहीं इसको पूछा, लेकिन रिसेंट के अटेम्प्ट में इसको फिर 8 मार्क्स के लिए पूछ लिया गया है। इसी तरह से आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट रहने वाला है, आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहने वाला है, और ईपीएस रहने वाला है, इंडेस 33। ये रहने वाला है आपका ए कैटेगरी में। अगर आप मार्क्स की वेटेज देखो, तो देखो मैंने लास्ट में 18-19 से लेकर मैंने एवरेज ऑफ 10 अटेम्प्ट्स का मैंने लिया है। आप ये छोड़ दीजिए अभी के लिए। मैंने एवरेज 10 अटेम्प्ट्स का लिया है। ये मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बता दिया, लेकिन मैंने एवरेज लिया है 10 अटेम्प्ट्स का, जो हम यहाँ से कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी देखो ना, तो आप क्या पाओगे कि ऑन एवरेज बेसिस पे हमारा जो आपका इंडेक्स 109 है ना, इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स ऑन एवरेज बेसिस पे। देखो, आप देखो, 19 19 19 22 19 19 17 19, फिर 17 मार्क्स, फिर 19 मार्क्स, फिर 19 मार्क्स। तो आप इस जैसे चैप्टर को तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा।
और देना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्थ है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको फुल फ्लेजेड इसका भी मिल सकता है। और क्या आता है कि 109 का एक फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन का, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो पेपर आएगा ना, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, दैट ऑलमोस्ट हमेशा वो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। कई बार वो कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी पूछ लेते हैं। ठीक है? तो आपको ये वाले चैप्टर्स जो मैंने आपको शुरू में बताया, देखो आप बिज़नेस कॉम्बिनेशन में देखो तो 18, 20, 16, 17, 15, 20, अगर यहाँ पे बिज़नेस इन्होंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा, तो बिज़नेस कॉम्बिनेशन का पूछ दिया 20 मार्क्स का, 25, तो ऑन एवरेज 18 मार्क्स का आपका ये रहता है, 18 से 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हमेशा बिज़नेस कॉम्बिनेशन से भी आता था। फिर एक ये वाला चैप्टर भी आपके लिए 115 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं बस ये कहूँगा कि आप मल्टीपल टाइम्स आप इनको क्वेश्चंस को फोकस करो और देखो। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप पास्ट पेपर्स की भी देखोगे, आरटीपीएस के भी देखोगे, एमटीपीएस के भी देखोगे, मार्केट में आज के टाइम पे जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं एफआर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपके पास 2 महीने बचे हैं। अब यू आर डोंट हैव टाइम कि आप टीचर्स को चेंज करो। आपका टाइम अब ये होना चाहिए कि अगर क्लासेस निमट गई हैं, तो आप फोकस करो एज़ मच एज़ प्रैक्टिस, जितना आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा, मैं एक आपको बताता हूँ, आपका एफआर का पेपर, आपका ये ऑडिट का पेपर नहीं है। तो बस जो गलतियाँ बच्चे जनरली करते हैं कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बुक को लेते हैं और क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। आंसर्स बस आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर आपको ऑडिट नहीं करना। आपको पेपर के अंदर बैठ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इन पेपर में। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि रफ नोटबुक पे, अपनी किसी भी नोटबुक पे आप क्या करिए, आप उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखिए। मैं क्या प्रैक्टिस फॉलो करता था, या जिस पर्सन के साथ, जो अपने फ्रेंड के साथ जिसके साथ मैं पढ़ता था, हम क्या करते थे, हमने व्हाइट बोर्ड घर में ले रखा था। तो हम हर क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे, एटलीस्ट एक बार हमने हर क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करा है। और जब हम पूरा एक सीरीज में अपने चैप्टर को फ्लो में हम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं ना, तो हम साथ-साथ हमें ये समझ में आता है कि हम कहाँ-कहाँ अटक रहे हैं। हम उन पॉइंट्स को क्या करते थे, स्टार मार्क कर देते थे, हाइलाइट कर देते थे, सर्कल कर देते थे। जिससे हमें एट द एग्ज़ाम टाइम, या जब हम सेकंड रिवीजन अपना कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाए कि हम पहले वाले टाइम पे कौन से पॉइंट में फँसे थे। तो क्या अब हम इस क्वेश्चन को जब हमने पहली बार देख के करा, जब हम उस पॉइंट के अंदर हमने डिफ़िकल्टी महसूस करी, उसको हमने देख के करा, क्या सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने सेकंड रिवीजन कर रहे थे, क्या उस क्वेश्चन के हम दोबारा फँस रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर? अगर हम फँस रहे हैं, तो दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम पेपर में भी गलती कर सकते हैं। तो उस पे हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा उसको की पॉइंट समझ के हमें उसको नोट करना चाहिए, हमें उसके मल्टीपल क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारा उसमें भी फ्लो बहुत अच्छा हो जाए। दूसरी चीज़, आप क्या करिए कि जैसे-जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, जैसे-जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट रिवीजन आप जब करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चंस, कई बार एफआर की आप जब बुक देखोगे, अपने क्वेश्चन बैंक देखोगे, व्हाटएवर टीचर, किसी भी टीचर का आप ले रहे हो, तो आप जब क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, तो आपको नोटिस करोगे कि कई बार ऐसा हो सकता है, एक रिपिटेशन ऑफ क्वेश्चन होता है, नाम चेंज हो गया, फिगर्स चेंज होगी, बट अल्टीमेटली जो क्रक्स है क्वेश्चन का, जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो सिमिलर है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दैट विल आप अपने आप से एक एलडीआर की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि एलडीआर की लिस्ट बेसिकली क्या है कि मेरे लिए कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा क्वेश्चन मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दे रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एट द एग्जाम टाइम। तो कोशिश करिए कि अपनी एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन की जो क्वेश्चन की लिस्ट है, आप खुद से प्रिपेयर करिए। और अब आप ये कब कर सकते हैं, जब आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपको पता चल रहा है कि हाँ 20 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो क्या मैं इसको, मतलब नॉर्मली आप देखिए एक सीएफएस का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल योर क्वेश्चन नंबर 2 कम्स फॉर सीएफएस, 14 मार्क्स का वो क्वेश्चन आ जाता है। तो आर यू एबल, 14 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप ये मानिए कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन के आपके पास 20 टू 24 मिनट्स है मैक्सिमम। कई बार कुछ क्वेश्चन हम कम टाइम में भी सॉल्व कर लेते हैं। आप ये मानिए कि क्या आप करके देखिए ना उसको, तो आपको समझ में आएगा कि मैं उस 14 मार्क्स के क्वेश्चंस को 24 लिमिट, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड हम एक डिवोट कर सकते हैं सीएफएस के क्वेश्चन को मैक्सिमम, कई बार इससे कम में भी हम कर लेते हैं। क्या मैं एबल हूँ एक्चुअल में एग्जाम सिनेरियो में बैठ के उस क्वेश्चन को उतने टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व करने के लिए? तब आपको एक्चुअल रियलिटी चेक मिलेगा अपने लिए, और आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, तो मैं कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, किस वजह से मेरा ज़्यादा टाइम लगा। अल्टीमेटली तो देखो, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो उस क्वेश्चन को आप ढंग से कर पाओ पेपर के दिन पे, कोई गलतियाँ ना करो। अपनी जो मिस्टेक्स आप वहाँ करने वाले हो, आप आज कर लो, सो दैट यू कैन अवॉइड दोज़ मिस्टेक्स इन पेपर दैट विल कॉस्ट योर वन अटेम्प्ट। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे टाइमली सॉल्व नहीं कर पाए, आप एग्रीगेट नहीं बना पाए अपना, आप एफआर के अंदर पास नहीं हो पाए। वो चीज़ें अभी आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ही अपने वो मिस्टेक्स जो आप फ्यूचर में करने वाले हो एग्ज़ाम डे में,
तो अवॉइड कर सकते हो बाय डूइंग इट मल्टीपल टाइम्स ऑन योर नोटबुक। आप एक्चुअल में लिख के देखो, प्रॉमिस करो मुझसे कि भाई हाँ सर, आप सही कह रहे हो। एटलीस्ट मैं हर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस मैं कॉपी में प्रैक्टिकली लिख के करूँगा, विदाउट सीइंग द आंसर, और आखिरी में मैं चेक करूँगा, उसको खुद से सेल्फ इवैल्यूएट करूँगा, नंबर दूँगा। देखो, एग्ज़ामिनर भले ही आपकी कॉपी चेक करता है, लेकिन आप खुद से ज़्यादा बेटर आप अपनी सिचुएशन को नहीं समझ सकते। तो खुद को रियलिटी चेक देने की इम्पोर्टेंस है। आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसको रीवैल्यूएट करिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए, तो आपको पता चलेगा। एक अनबायस्ड वे में आप उसको मार्क्स दीजिए, एज़ अ एग्ज़ामिनर बन के आप अपने आप को मार्क्स दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? तो ए कैटेगरी को अगर हम देखें ना, तो आप ऑन एवरेज देखो कि ए कैटेगरीज़ है ना, हमेशा जैसे 65 मार्क्स, 62, 93, 73, लास्ट अटेम्प्ट में तो आप ये मानो कि 120 में से 92 मार्क्स ए कैटेगरी से आ रखा है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिए या इस चैप्टर में से थोड़ा इस चैप्टर में को आप अवॉइड कर सकते हो। आपको पढ़ना सब कुछ है, आपको 100% कवरेज करके जाना है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपना टाइम जो डिवोशन है ना, उसको एलोकेट कर सकते हो। कि ये ए कैटेगरी चैप्टर तो इसमें मैं अपना ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में उससे ज़्यादा आएगा ना, तो अगर आप उस पे ज़्यादा टाइम दोगे तो इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है? उसके बाद हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैंने बी कैटेगरी में डाला बेस्ड ऑन उनसे पेपर में जो क्वेश्चन्स आए हैं ना, अगर आप रिसेंट में देखो तो एग्ज़ामिनर ना उनसे क्वेश्चन्स ज़्यादा पूछना शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो नॉन करंट एसेट 105 जो इंडेक्स होता है, मेरे वाले अटेम्प्ट में भी आया था, 8 मार्क का क्वेश्चन आया था एंड आई स्कोर्ड 7 मार्क्स आउट ऑफ 8। ठीक है, आप देखो रिसेंट में ना पहले ही नहीं पूछता था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, लेकिन रिसेंटली पूछना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से एक और चैप्टर है पीपी। पीपी पहले बीच में कुछ अटेम्प्ट्स में नहीं पूछा, पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता था, लेकिन रिसेंटली फिर से पूछना शुरू कर दिया। इस तरीके से एसेट वाले जो चैप्टर्स हैं, आप इनको क्या बोलते हैं कैटेगरी बी में डाल सकते हैं। फिर कुछ चैप्टर्स मैंने आपके सी कैटेगरी में डाला है। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आपको चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, आपको पढ़ना सब कुछ है। बस आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम को एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी आपको कहूँगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज से एफआर को रिवीज़न करो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर स्टार्टिंग योर रिवीज़न फॉर द एफआर। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। बट फर्स्टली आप जो पार्ट ए वाले चैप्टर्स हैं, जो पार्ट ए वाले 9 चैप्टर्स हैं। टोटल में अगर आप देखोगे 9 चैप्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जितना टाइम आपको इन 9 चैप्टर्स के क्वेश्चन करने में लगेगा ना, इतना टाइम ही आपको रिमेनिंग जो 22 चैप्टर्स है, रिमेनिंग जो चैप्टर्स है ना आपके, रिमेनिंग 22 चैप्टर्स बी प्लस सी वाले, इतना टाइम आपको उनमें लगेगा जितना आपको 9 चैप्टर को ढंग से पढ़ के करने में लगेगा। तो आप पहले इनको निपटाइए, फिर आप बी और सी पे जाइए और उसके बाद कुछ टाइम का आप ब्रेक लीजिए। नेक्स्ट मंथ में जब आपका अप्रैल वाला मंथ आने वाला है, आप ये कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक बार फर्स्ट रिवीजन है, इसको आप फर्स्ट रिवीजन की तरह ले सकते हैं। रिवीजन नंबर 1 आप इसको ऐसा मान सकते हैं। आप पहले कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स करिए, फिर कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स करिए। तो इसमें आप कोशिश करिए कि बाय द एंड ऑफ मार्च आप ये वाले सारे चैप्टर निपटा लें। उसके बाद आप फिर से रिवीजन करना शुरू करो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप फिर से ए करिए, फिर बी और सी करिए। सो दैट कि आपका जो और कोशिश करिए कि जैसे आपने एक पूरा महीना लगाया इसमें, यहाँ पे आपको सिर्फ 15 डेज़ लगे और इसी तरीके से एक और रिवीजन आपका हो जाए 21st से लेकर 30th अप्रैल के बीच में। तो आप एग्ज़ाम के लिए आपका सेकंड को एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऑल तब तक आप 3 रिवीजन कर चुके हो और आपके पास 1.5 डे में ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि मेरे कौन से एलडीआर क्वेश्चंस होने वाले हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, वैसे मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। मैंने अपने एफआर की प्रिपरेशन करी थी बाय आकाश कंडोई सर। इनके यूट्यूब पे अगर किसी की क्लासेस अभी बची हुई हैं, तो इनकी यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स चैप्टर्स के पढ़े हुए हैं। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी क्लासेस इन योर हैंड और अभी आपका सिलेबस बचा हुआ है, तो आप यूट्यूब से मैंने अपने टाइम पे इनका यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्लासेस कवर करी थी इनके यूट्यूब से। क्या है कि यूट्यूब पे इनकी क्लासेस शॉर्ट पीरियड की भी है, तो आप जल्दी-जल्दी कवर कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका फोकस रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, बी-सी कैटेगरी मैंने बता दी। अच्छा हाँ, 3 चैप्टर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, 2 चैप्टर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके, प्रोफेशनल एंड एथिक ड्यूटीज ऑफ सीए।
एंड अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये न्यूली एडेड चैप्टर्स हैं और इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थ्योरी क्वेश्चंस। मतलब क्या करेंगे कि किसी भी चैप्टर के आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका एक सब पार्ट ए बी सी पार्ट में बांटा, चार चार चार, और एक क्वेश्चन इन्होंने 3 या 4 मार्क का उसके अंदर थ्योरी वाला पूछ दिया। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर और इजिली है मार्क्स ऑब्टेन करने। तो आप ये भी करके जाना, आप भूलना मत। ये न्यूली एडेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ये बात रखते हैं कि ये नए वाले आपका जो आने वाला पेपर है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार चैप्टर ऐड हुआ है। ओके। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको 100% कवर करना है, लेकिन बस आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो ए वाले पार्ट पे, और थोड़ा सा लेस फोकस कर सकते हो आप किस पे, बी एंड सी वाली कैटेगरी पे। लेकिन आपका स्टार होना चाहिए हमेशा ए वाली कैटेगरी, क्योंकि आप देखो कि इसमें से ऑलमोस्ट हमेशा आपका ऑन एवरेज बेसिस पे 77 मार्क्स आउट ऑफ योर 120 मार्क्स इसमें से पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, ऐसे ही मैं करता था अपने टाइम पे। मैंने स्कोर करा 70 प्लस मार्क्स, आप भी स्कोर कर सकते हैं। एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करके, एक शेड्यूल बना के कि कौन से चैप्टर्स मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे कई लोगों को सीएफएस के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक हैबिट मत डेवलप करिए कि जो हार्ड है ना, जो इजी है पहले मैं वो निपटा लेता हूँ और हार्ड को मैं बाद के लिए पेंडिंग छोड़ दूं। नहीं, आपको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि पार्ट ए के अंदर से। आज आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इन पूरे चैप्टर्स में से आपको सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर कौन सा लगता है। कई बच्चों को लगेगा 109, कई बच्चों को लगेगा सीएफएस वाला पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो डैट, वॉच एनी लेक्चर ऑन यूट्यूब इफ यू डोंट हैव एनी क्लासेस। और अगर आपके पास क्लासेस हैं और आपने अब तक उनको देखा नहीं है, तो पहले जाके ही आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर वो चैप्टर निपटाइए, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एंड आई मेक यू श्योर, जब आप ये बात कर लेंगे ना, आपका जो एक डर है उस चैप्टर के लिए रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हमने ये चैप्टर्स कर लिए हैं, तो अब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसको इतना अच्छा फ्लो में ले आएंगे कि ये चैप्टर्स हमसे होने लग जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जो भी मेरे को कमेंट करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं और उनको रिप्लाई प्रोवाइड करूं, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं भी कमेंट करता था और मैं भी एक्सपेक्ट करता था कि यार वो टीचर मुझको थोड़ा सा मेरे कमेंट जो मैंने करा है, जो मेरा डाउट है, कोई और नहीं बता रहे, क्या पता ये टीचर मुझे बता दे। मैं भी होप करता था, और मैं समझ सकता हूँ कि आप स्टूडेंट फेज में आप भी होप करते हैं। तो आप कमेंट करिए एंड आई विल अश्योर यू कि मैं रिप्लाई आपको करूंगा, और जो भी एक बड़े भाई के नाते जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस टॉपिक में, या कोई भी क्वेरी में, मैं जिस तरीके से भी हेल्प कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, आपको चैप्टर कोई नहीं छोड़ना है, बस आपको अपना टाइम एलोकेशन करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा वीक चैप्टर है, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता, ना मेरे को पता है, ना किसी और टीचर को पता है, ना आपको पता है कि पेपर में एग्जामिनर कौन सा चैप्टर एक्चुअल में बहुत ज्यादा वेटेज का पूछ लेगा और कौन सा चैप्टर कम वेटेज का पूछेगा। तो हमें पढ़ना सब कुछ है। टिल योर सेकेंड ऑफ में आपका हर चैप्टर हो जाना चाहिए। बस किसी चैप्टर को आपको थोड़ा फोकस कम देना और किसी चैप्टर को बहुत ज्यादा फोकस देना है, जैसे पार्ट ए वाले। और हाँ, मैंने आपको बोला है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और जो चैप्टर अभी तक आपने पार्ट ए वाला छोड़ा है पहले उसको जाके निपटाइए। उसके सारे क्वेश्चंस नोटबुक में बाय योर हैंड पेन से लिख के करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। सो विश यू लक, और आई होप आप 70% मार्क्स अचीव करोगे। और जिस बंदे ने भी मेरी वीडियो देख के एक स्ट्रैटेजी बनाई हो और 70% मार्क्स जो आप अचीव करते हो, और आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा 70% मार्क्स अचीव अपने आने वाले एग्जाम्स में स्ट्रैटेजी से, और ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज कमेंट एंड डाउन। एक मोटिवेशन मिलती है मुझे इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए, और मैं फ्यूचर में इस तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।